नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम भूगोल के इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। भारत और विश्व के भूगोल का जो भी टॉपिक आपके पीईटी के सिलेबस में दिया गया है उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। केवल टू द पॉइंट यहाँ पे हम बात करेंगे। जो चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाने वाली होंगी उन्हीं को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। ज़्यादा इधर उधर की बातें हम नहीं करेंगे। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उनको हम डेली बेसिस पर डिस्कस किया करेंगे और ज्योग्राफी के। तो ये हमारा पहला वीडियो है। पहला वीडियो आज हमारा होगा भारत की नदियों का। इससे जुड़े 50 इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। इसी तरह अगला हमारा वीडियो होगा विश्व की नदियाँ का। तो भारत और विश्व की नदियाँ दोनों आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में दिया गया है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ज्योग्राफी का, भारत की नदियों को आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो 50 सबसे बेहतरीन प्रश्न जो मुझे लगे उनको मैंने आज के इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ज़रूरी सूचना दे दूं, जितनी भी अभी तक मैंने क्लासेस ली हुई हैं और आगे जो भी क्लास ली जाएंगी उनका अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए होगा तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और ये जो नंबर मेरा है व्हाट्सएप नंबर है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल नहीं लगेगा आपका। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा। मात्र 299 रुपये में ये सारी जो चीज़ें आपको हैं और इतने में सब चीज़ें दे दी जाएंगी। लगभग 9 महीने का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल का पीडीएफ आपको मिलेगा, जीके जीएस का पीडीएफ आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा हिंदी का पीडीएफ आपको मिलेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय पार की नदियां इसमें से कौन सी है? यानी कि हिमालय के उस पार से कौन सी नदियां बहती हैं, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है हिमालय पार की नदियां। तो इसमें से हिमालय पार की नदियां कौन कौन सी हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रश्न, आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो हिमालय पार की नदियां इसमें से कौन सी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ये तीनों जो हैं आपकी हिमालय पार की नदियां हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में, तो आप इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं इन तीनों नदियों के बारे में आइए कुछ डिटेल में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये ब्रह्मपुत्र के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, कहाँ से निकलती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेम युंग डुंग नामक जो हिमनद है, ग्लेशियर, आप याद देखिएगा, इस ग्लेशियर का नाम है चेम युंग डुंग। यह ग्लेशियर आपको मिलेगा मानसरोवर झील के निकट। तो इसी ग्लेशियर से जो है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका ओरिजिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। वहीं सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सिंधु नदी का जो उद्गम है तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर चू नामक स्थान है, वहीं से निकलती है आपकी और सिंधु नदी। तो मान के चलिए ये दोनों नदियाँ आपकी कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट से ही निकलती हैं। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है इसी के निकट से इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद सतलज नदी कहाँ से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। तो आपकी जो सतलज रिवर है, जो सतलज नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम जो है तिब्बत स्थित राकस झील से होता है। तिब्बत स्थित राकस झील से जो है और सतलज नदी का उद्गम होता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे इनसे जुड़े प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे जिससे आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो सतलज नदी है इसकी दो इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ हैं, स्पीति और ब्यास। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सतलज की दो इम्पॉर्टेंट सहायक नदियां हैं, एक तो आपकी स्पीति हो गई और एक आपकी ब्यास हो गई। ये दोनों नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? तो सतलज की सहायक नदियां हैं। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है प्रश्न। इसके बाद भारत की बृहत्तम नदी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो भारत की बृहत्तम नदी गंगा हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है? तो गंगा जो है भारत की बृहत्तम नदी है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो उत्तरकाशी जिले के गोमुख के निकट स्थित गंगोत्री नामक जो हिमनद है यहीं से गंगा नदी निकलती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं?
तो दाएं से कौन सी इसकी सहायक नदी आती है, बाएं से कौन सी आती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लेफ्ट इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करेंगे, यानी कि बाएं से जो सहायक नदियां इसकी हैं कौन कौन सी हैं। तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां आपकी बाएं से सहायक नदियां हैं किसकी, गंगा की। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये नदियां बाएं से आकर गंगा में मिलती हैं। वहीं इसकी राइट ट्रिब्यूटरी कौन सी हैं, दाएं से कौन सी नदी इसमें आके मिलती है, तो यमुना व सोन, ये इसकी दाहिने से सहायक नदियां हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, गंगा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से हम जानते हैं, तो पद्मा नाम से जानते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए मैं आपसे यूपी स्पेशल का एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब दीजिएगा कि यह जो गंगा नदी हमारी है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है। इसका जवाब अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा जरूर कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है। इन दो प्रश्नों का जवाब आपको देना है। यूपी स्पेशल में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपी स्पेशल का जो मैं वीडियो कराऊंगा उसमें तो आपको बता ही दूंगा, फिलहाल आप इसका हमें जवाब दीजिएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है इसको हम किस नाम से जानते हैं। तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी की जो संयुक्त धारा है इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। प्यार देखिएगा, मेघना के नाम से इसको हम जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तथा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां आपस में कहाँ पर मिलती हैं, तो दक्षिण बांग्लादेश में। दक्षिणी बांग्लादेश में और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की जो धारा होती है संयुक्त जलधारा, इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं। और इसी के बाद दोनों नदियां जाके आपकी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको कुछ मैं बता देता हूँ जो आपसे पूछा जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी के बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग नाम हैं, विभिन्न जगहों पे इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जहाँ से ये नदी आती है तिब्बत से, तिब्बत में इसको हम क्या कहते हैं, तो इसका ओरिजिन जो तिब्बत है, तिब्बत में हम ब्रह्मपुत्र नदी को जानते हैं सांगपो के नाम से। सांगपो के नाम से जो है तिब्बत में इसको जाना जाता है। वहीं तिब्बत के रास्ते अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जब भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से यह प्रवेश करती है, दिहांग नाम से। तो दिहांग नाम से इसको अरुणाचल प्रदेश में हम जानते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जब यह असम में आती है, असम में जब यह आती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जब असम में आती है तो असम में इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानने लगते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ब्रह्मपुत्र इसका नाम कब पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। मेनली कहाँ से कहाँ तक, तो सदिया से लेके धुबरी के बीच। ब्रह्मपुत्र के जो स्थान है सदिया से लेके धुबरी, इनके बीच जो है इसको हम ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। इसके बाद जब यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है उत्तर बांग्लादेश में, तो उत्तर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम जमुना कहते हैं। फिर बीच में इसको हम बोलते हैं पद्मा, यानी कि मध्य बांग्लादेश में इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। और फिर इसको हम दक्षिण बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को। तो इसके सारे नाम है ये सारे, इसको आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सेतु बनाया गया है। इन चार नदियों में से सबसे लंबा जो सेतु है किस नदी पर बनाया गया है, तो सबसे लंबा सेतु आपका मिलेगा गंगा नदी पर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और बिहार में यह सेतु बनाया गया महात्मा गांधी जी के नाम पर, तथा यह सबसे लंबा सेतु है जो कि गंगा नदी पर बनाया गया है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा नदी पर। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सुंदरवन जो डेल्टा है विश्व का बृहत्तम डेल्टाओं में से और डेल्टा है सुंदरवन। तो आपको बताना है कि यह किस नदी पर, मतलब कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण दो नदियां करती हैं, कौन कौन सी, आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दो नदियां जो हैं आपकी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में आपको याद रखना है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है, इसमें से किस नदी का उद्गम जो है भारत में नहीं मिलेगा, आपको बताना है।
तो इसमें से जो ब्रह्मपुत्र नदी, इसका उद्गम आपको भारत में नहीं मिलेगा। इसका जो उद्गम है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से इसका उद्गम होता है, तो इसके बारे में आप देखिएगा। इसके बाद बाकी तीनों नदियाँ, इनका उद्गम भारत में ही होता है, तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो हमारी जो कावेरी नदी है इसका उद्गम आपको मिलेगा कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। कहाँ से? तो कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ हैं, यहीं से कावेरी नदी का उद्गम होता है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो जो नर्मदा रिवर है, जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम आपको मिलेगा कहाँ से? तो आपका जो पठार है अमरकंटक का, यहीं से मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक का पठार, यहीं से निकलती है आपकी नर्मदा रिवर। तथा गंगा नदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, यहीं से निकलती है गंगा रिवर। तिब्बत में बहने वाली नदी जो सांगपो है, निम्नलिखित में से भारत में प्रवेश करती है। किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? तो तिब्बत में मैंने आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र नदी को हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तथा जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तिब्बत के रास्ते, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको हम सांगपो के नाम से जानते हैं। तो सांगपो के नाम, अरुणाचल प्रदेश में इसको हम दिहांग के नाम से जानते हैं ना, दिहांग। तो दिहांग के नाम से जो है इसको हम अरुणाचल प्रदेश में जानते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश के रास्ते जो है भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी, और मेनली इसका नाम सांगपो है, दिहांग है, कुछ भी कह लीजिए, इसके अलग अलग नाम है। जो मैंने आपको बताया है ना नाम, बहुत सारे नाम, किस किस जगह पे ब्रह्मपुत्र के कौन कौन से नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछा जा सकता है। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको तिब्बत में सांगपो कहते हैं। फिर जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश के रास्ते, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में हम दिहांग के नाम से जानते हैं, और ब्रह्मपुत्र नदी को हम असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। अब याद देखिएगा, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो आप याद देखिएगा, सिंधु का, ब्रह्मपुत्र का, सतलज का, यानी कि इन तीनों का, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है, जिसका नाम माजुली नदी द्वीप है, इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली, इसका निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा यह जो माजुली द्वीप है आपको मिलेगा असम में। कहाँ पर? तो असम में यह मिलेगा। यह विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है। किस नदी के द्वारा बनाया गया है? तो यह ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया गया है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। और बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक हम किस नदी को कहते हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, कोसी नदी। कोसी नदी को हम बिहार का शोक कहते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पूर्वी नेपाल के रास्ते यह भारत में प्रवेश करती है, यानी कि इसका जो उद्गम है यह पूर्वी नेपाल में होता है। पूर्वी नेपाल में जो है इसका उद्गम होता है कोसी नदी का। इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तथा ऊपरी इसका जो भाग है ना, आप याद देखिएगा, कोसी नदी का जो ऊपरी भाग है, और कोसी नदी के ऊपरी भाग में, मतलब ऊपरी भाग यानी कि जब यह ऊपर से आती है, नेपाल के रास्ते जब आती है, तो इसको हम अरुण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो इसको हम अरुण के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा मार्ग बदलने के कारण यह अत्यधिक मार्ग बदलती है, जिस कारण से बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ देखने को मिलती है। इसी कारण से बिहार का शोक इस नदी को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। जब यह बिहार और नेपाल के रास्ते प्रवेश करती है तो इसको हम अरुण के नाम से जानते हैं। तो इसके बारे में भी आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल का शोक किस नदी को हम कहते हैं? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बंगाल का शोक हम किसको कहते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। आप याद कर लीजिएगा, जो दामोदर रिवर है, जो दामोदर नदी है, इसको हम बंगाल का शोक कहते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो यहाँ पे डी वाला दिया गया है ना, बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो दामोदर नदी है, इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है। तथा छोटा नागपुर का पठार आपको मिलेगा झारखंड में, यहीं से निकलती है आपकी दामोदर नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो आप याद कर लीजिएगा, इसकी सहायक नदियाँ हैं बराकर हो गई, बराकर हो गई। इसके बाद कोनार हो गई, कोनार। इसके बाद आपकी हो गई जमुनिया भी इसकी सहायक नदी है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा।
तथा यह बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी, आप याद कर लीजिएगा, यह एक बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इसमें इतना ज़्यादा प्रदूषण हो गया है, प्रदूषण के कारण इस दामोदर नदी को हम किस नाम से जानते हैं, तो जैविक मरुस्थल के नाम से भी इसको अब जाना जाता है, यानी कि इसको एक जैविक मरुस्थल की संज्ञा भी दी जाती है प्रदूषण के कारण दामोदर नदी को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तथा इसको हम बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दामोदर, यानी कि ऑप्शन सी। उन दो नदियों का आपको नाम बताना है जो अमरकंटक के पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। तो कौन सी दो नदियां अमरकंटक के पठार से निकलती हैं और अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, तो इसमें से एक आपकी हो गई नर्मदा नदी और एक आपकी सोन नदी हो गई। इन दोनों नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो इन दोनों नदियों का जो उद्गम है यह आपको देखने को मिलेगा अमरकंटक के पठार से, तथा इनका जो प्रवाह है दोनों अलग अलग दिशाओं में है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नर्मदा। वहीं जो आपकी नर्मदा नदी है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, भ्रंश घाटी प्रवाह के कारण यह नदी काफ़ी चर्चा में रहती है, बहुत बार एग्जाम में से प्रश्न भी पूछा जाता है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इस नदी पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट जलप्रपात भी हैं, जैसे दूधधारा जलप्रपात हो गया, धुआंधार जलप्रपात हो गया, ये सभी आपको मिलेंगे नर्मदा नदी पर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा यह जो है आपकी कहाँ पर जाके गिरती है, तो ये अरब सागर में जाकर गिर जाती है, तथा यह जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती। आप याद देखिएगा, डेल्टा का यह निर्माण नहीं करती। डेल्टा के स्थान पर यह जो नर्मदा रिवर यह एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा की जगह यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो ये एडिशनल फैक्ट आपको साथ में याद रखना है। तथा यह किन दो पर्वतों के बीच होकर बहती है, तो विंध्य और सतपुड़ा। आप एडिशनल जानकारी नोट डाउन करते रहिएगा। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के मध्य होकर बहती है आपकी यह नर्मदा नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बन सकते थे तो मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। और दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यह है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी। दक्षिण भारत की ये जो नदियां हैं इनमें से सबसे लंबी नदी आपकी गोदावरी है, यानी कि ऑप्शन आपका जो ए यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद देखिएगा, गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो वेस्टर्न जो घाट आपके हैं, जो पश्चिमी आपके घाट हैं, और यहीं पे आपको मिलेगा नासिक जिला, महाराष्ट्र का जो नासिक जिला है इसी के पास त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान पे इस प्रकार से लिखा है त्र्यंबकेश्वर। तो त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से जो है नासिक से यह नदी निकलती है, गोदावरी नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं गोदावरी नदी की, तो आप याद कर लीजिएगा। गोदावरी की कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियों को मैं आपको बता देता हूँ। पेनगंगा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, वर्धा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नोट डाउन करते रहिएगा। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं गोदावरी की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी आपकी कहलाती है गोदावरी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा गोदावरी को हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, सिर्फ दक्षिण की गंगा पे याद देखिएगा। दक्षिण की गंगा अगर आपसे सिर्फ पूछ ले दक्षिण की गंगा आप किसको कहते हैं, तो गोदावरी को कहते हैं। वहीं दक्षिण भारत की गंगा अगर आपसे पूछ ले, ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा। सिर्फ अगर आपसे एग्जाम में दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं पूछ ले, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोदावरी। वहीं यहाँ पे आपसे पूछ ले दक्षिण भारत की गंगा हम किसे कहते हैं, तो यह आपका अलग आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत की गंगा हम कहते हैं कावेरी नदी को। तो दोनों अलग अलग प्रश्न, दोनों के आंसर अलग अलग हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगे इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने सम्मिलित भी किया हुआ है। तो जो भी एडिशनल फैक्ट बन सकते थे आपके गोदावरी नदी से, उसको मैंने आपको बता दिया है। वही ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन बी वाला यहाँ पे कृष्णा नदी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो कृष्णा नदी है इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के निकट से होता है। महाराष्ट्र में एक जगह है महाबलेश्वर, यहीं से जो है इसका उद्गम होता है कृष्णा नदी का। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो कोयना हो गई, पंचगंगा हो गई, दूध गंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, ये इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं
कृष्णा की, इनके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो कृष्णा नदी है बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसके अलावा गोदावरी नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वहीं कावेरी नदी भी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, लेकिन आपकी जो नर्मदा नदी है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। तो ये इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण भी करती है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? तो कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, महानदी बनाती है, गोदावरी बनाती है, लेकिन तापी जो नदी है यह डेल्टा नहीं बनाती है। तापी नदी भी आपकी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, जिस कारण से इसकी धार अत्यधिक तेज हो जाती है समुद्र में मिलने से पहले, जिस कारण से यह डेल्टा नहीं बना पाती है। डेल्टा की जगह यह एस्चुरी का निर्माण करती है। तो दो नदियां अभी तक मैंने आपको बताया है, एक नर्मदा हो गई और एक आपकी तापी हो गई। ये दो नदियां इंपॉर्टेंट है, ये अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा की जगह ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। एस्चुरी आपका इस प्रकार से लिखा आएगा, नर्मदा और तापी डेल्टा की जगह एस्चुरी का निर्माण करती हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और जो आपकी नर्मदा नदी और तापी नदी ये दोनों अरब सागर में गिरती हैं, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं ऑप्शन में ये तीनों नदियां आप देख पा रहे हैं, ये तीनों नदियां आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, केवल तापी आपकी अरब सागर में गिरती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। बाकी ये तीनों नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसमें से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी, मैंने इसके बारे में बता दिया है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं ऑप्शन आप ए देख पा रहे हैं, चंबल नदी। चंबल नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी आपसे पूछी जा सकती हैं? तो काली सिंध हो गई, पार्वती हो गई, बनास हो गई, क्षिप्रा, ये इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं जो आपको मिलेंगी, चंबल की सहायक नदियाँ। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा जो बीहड़ है ना, बीहड़ की जो है ये नदी बीहड़ का निर्माण करती है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इंदौर के समीप जनापाव पहाड़ी किस नदी के उद्गम का स्रोत है? तो जनापाव पहाड़ी किसके उद्गम का स्रोत है? तो चंबल नदी के, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनापाव की जो पहाड़ी है ये किसके उद्गम का स्रोत है? तो ये चंबल नदी का स्रोत है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, चंबल नदी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी को हम उड़ीसा का शोक कहते हैं? उड़ीसा का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक हम कहते हैं महानदी को। आप ऐसे याद कर लीजिएगा, जो महानदी है इसको हम उड़ीसा का शोक भी कहते हैं। तो मैंने आपको तीन नदियों के बारे में बताया है, एक बिहार का शोक, एक बंगाल का शोक और एक उड़ीसा का शोक। इनको आप याद कर लीजिएगा। बिहार का शोक मैंने बताया था कोसी नदी को कहते हैं। बंगाल का शोक मैंने आपको बताया था और किसको कहते हैं? तो बंगाल का शोक हम कहते हैं दामोदर नदी को। वहीं उड़ीसा का शोक हम कहते हैं महानदी को। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कौन सी नदी भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो भेड़ा घाट के समीप कपिलधारा जो जलप्रपात है इसका निर्माण कौन सी नदी करती है? तो नर्मदा नदी। इसके बारे में आप याद रखिएगा, नर्मदा नदी जो है यह कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे जो दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा जो नर्मदा नदी या आपके धुआंधार जलप्रपात का भी निर्माण करती है। धुआंधार के अलावा दूधधारा हो गया, दूधधारा जलप्रपात का भी निर्माण करती है। इसके अलावा पुनासा जलप्रपात का भी निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको बताया है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? और जो नर्मदा नदी या कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। इसके अलावा दूधधारा यहाँ पे हम बात करें, दूधधारा जलप्रपात का निर्माण भी करती है नर्मदा। इसके अलावा आपका जो हो गया कौन सा धुआंधार जलप्रपात, इसका भी निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। इसके अलावा जो पुनासा जलप्रपात है, पुनासा, इसका भी निर्माण करती है आपकी नर्मदा नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? यानी कि लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है भारत में? तो लवण नदी हम किसे कहते हैं? तो जो लवण नदी है यह कही जाती है आपकी लूनी को, और यहाँ पे हम लवण नदी के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका जो बी यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। अरावली पर्वत से निकलती है आपकी लूनी नदी। इस पर्वत से, तो अरावली पर्वत से जो है इसका उद्गम होता है
लूनी नदी का, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। राजस्थान में आपको मिलेगी अरावली पर्वत, यहीं से निकलती है आपकी लूनी नदी, और यह कच्छ के रण में, यह अंतःस्थलीय प्रवाह करने वाली नदी है। यह समुद्र में नहीं मिल पाती है, समुद्र से पहले यह मैदान में खो जाती है, यानी कि कच्छ का जो रण है ना, गुजरात का कच्छ का जो रण है यहीं पे समाप्त हो जाती है यह लूनी नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, यह अंतःस्थलीय प्रवाह करने वाली नदी है लूनी नदी, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लूनी रिवर, लूनी नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है, इसके अलावा कुछ अन्य नदियां भी हैं जो आपकी अंतःस्थलीय नदियां हैं भारत में। लूनी के अलावा भी और कौन कौन सी नदियां हैं जो अंतःस्थलीय नदियां हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। लूनी के अलावा माछू हो गई, माछू, लूनी के अलावा माछू नदी हो गई। इसके अलावा आपकी घग्गर नदी हो गई, घग्गर, घग्गर नदी भी आपकी अंतःस्थलीय प्रवाह करती है। अंतःस्थलीय का मतलब क्या है, ये समुद्र में नहीं मिल पाती हैं, बीच रास्ते में ही कहीं गुम हो जाती है, मरुस्थल में ही गुम हो जाती हैं। तो लूनी हो गई, माछू हो गई, घग्गर, ये समुद्र में नहीं मिल पाती हैं और बीच मरुस्थल में ही कहीं समाप्त हो जाती हैं। ये तीनों नदियां आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सी नदी जो है एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी का निर्माण। तो इसमें से कौन सी नदी एस्चुरी का निर्माण नहीं करती है, तो इसमें से आपकी देख पा रहे हैं यहाँ पे, और इसमें से महानदी जो है आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, आपकी डेल्टा बनाती है, न कि एस्चुरी। तो ये जो नदी आपकी डेल्टा बनाती है, बाकी तीनों नदियाँ नर्मदा हो गई, तापी हो गई, मांडवी हो गई, तीनों आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये जो तीनों नदियाँ हैं कहाँ पर गिरती हैं, ये तीनों नदियाँ आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ये तीनों नदियाँ आपकी अरब सागर में गिरती हैं, बाकी जो महानदी है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो कौन कौन सी नदियां हैं जो आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं और अरब सागर में गिरती हैं, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, मांडवी हो गई, शरावती हो गई, जुआरी हो गई, भरतपूजा हो गई, पेरियार हो गई और पंबा। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, शरावती हो गई, मांडवी हो गई, जुआरी हो गई, भरतपूजा हो गई, पेरियार हो गई और पंबा हो गई। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, तो इसमें से गंगा नदी डेल्टा बनाती है, गोदावरी बनाती है, महानदी बनाती है, लेकिन जो ताप्ती नदी है डेल्टा नहीं बनाती है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो मैंने आपको बताया था जो क्षिप्रा नदी है यह चंबल की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। चंबल की और कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो चंबल की काली सिंध हो गई, काली सिंध, काली सिंध इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा क्षिप्रा नदी हो गई, क्षिप्रा के अलावा पार्वती हो गई, और पार्वती के अलावा आपकी बनास नदी हो गई, ये भी आपकी चंबल की ही सहायक नदी है। और ये जो क्षिप्रा नदी है ना, इसके किनारे कौन सा फेमस मंदिर है भगवान शिव का, आपको बताना है इसका जवाब। कौन सा भगवान शिव का फेमस मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, तो सोन नदी आपकी अमरकंटक के पठार से निकलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तवा आपकी अमरकंटक के पठार से निकलती है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपकी नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है, लेकिन आपकी जो गोदावरी नदी है यह अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है, बल्कि यह नासिक जिले के त्रयंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। कहाँ से, तो नासिक में एक जगह है त्रयंबकेश्वर, यहीं से आपको मिलेगी यह नदी निकलती हुई। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। नासिक आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो गोदावरी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसकी सहायक नदियाँ मैंने आपको बताया था, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, सबरी, प्रवरा, मानेर, मंजीरा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, 100% एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वृद्ध गंगा, या इसको हम दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप वृद्ध गंगा कह लीजिए या दक्षिण की गंगा कह लीजिए, इसको हम कहते हैं गोदावरी नदी को, तो आप इसे याद कर लीजिएगा।
और गोदावरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही मैंने आपको बताया था ना, अगर भारत दक्षिण भारत की गंगा आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत की गंगा किसको कहते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी। तो ये दोनों अलग अलग प्रश्न, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार मैं आपको बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ पे वृद्ध गंगा का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोदावरी को हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, गोदावरी को, इंपॉर्टेंट है। अब गोदावरी से जुड़े जो भी एडिशनल फैक्ट मैंने बता दिए हैं, दोबारा मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। पिछले वाले प्रश्न में मैंने गोदावरी से रिलेटेड एडिशनल फैक्ट बताए थे, अब भी मैंने आपको बता दिया है। तो गोदावरी से जो भी फैक्ट मैंने बताया इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है वेन गंगा और पेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं, तो मैंने आपको अभी बताया है ये दोनों सहायक नदियाँ आपकी गोदावरी की हैं। इसके अलावा कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं गोदावरी की, वेन गंगा हो गई, पेन गंगा हो गई, वर्धा, नोट डाउन करिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, वर्धा हो गई, वर्धा के बाद आपकी इंद्रावती हो गई, इंद्रावती हो गई, इंद्रावती के अलावा आपकी प्राणहिता हो गई, प्राणहिता हो गई, प्राणहिता के अलावा आपकी सबरी हो गई, प्राणहिता के अलावा आपकी सबरी भी इसकी सहायक नदी है और दो गोदावरी की। इसके अलावा प्रवरा हो गई, प्रवरा भी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा मानेर हो गई, और इसके अलावा एक और नदी है मंजीरा। ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं, सहायक नदियां हैं गोदावरी की, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद ऑप्शन डी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, झेलम नदी के बारे में ये बात कर लेते हैं, अभी तक हम इसके बारे में बात नहीं की है। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है, आपसे पूछा जा सकता है, तो वेरीनाग झरने से, वेरीनाग जो झरना है, वेरीनाग झरने से जो है निकलती है आपकी झेलम नदी, इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा इसकी सहायक नदियां हैं किशन गंगा और पोहेरू हो गई, ये इसकी सहायक नदियां हैं। और इसके अलावा जो यह झेलम नदी है यह बुलर झील से होकर बहती है, आप इसे याद रखिएगा, झेलम नदी जो है बुलर झील से होकर बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम जो है, उद्गम व मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जिसका उद्गम और जो मुहाना है दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, प्रश्न का जवाब। इसके बाद कावेरी नदी का उद्गम स्रोत यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, कौन सा है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत। तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है भैया, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कावेरी नदी जो है आपकी कर्नाटक की ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आपका जो कावेरी नदी है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है मैं आपको बता दे रहा हूँ। हेमवती हो गई, हेमवती हो गई, काबिनी, हेमवती हो गई, काबिनी हो गई, हेमवती, काबिनी, भवानी हो गई। इसके बाद आपकी अमरावती हो गई। ये सभी इंपॉर्टेंट सहायक नदियां हैं कावेरी की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के बीच जल विवाद भी है। कावेरी जो जल विवाद है, कावेरी नदी जल विवाद, ये आपको मिलेगा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के मध्य, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कावेरी के बारे में हमने बात कर ली है, तथा कावेरी नदी को ही कहा जाता है दक्षिण भारत की गंगा, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो कावेरी नदी कहाँ पर गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और यह डेल्टा का निर्माण करती है। कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के मध्य स्थित है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य जो है आपको मिलेगा कावेरी नदी का जल विवाद, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दक्षिण भारत की गंगा, देखिए प्रश्न आ गया आपका, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की गंगा हम किसको कहते हैं, उस नदी की पवित्रता के कारण, तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा कावेरी नदी को। कावेरी नदी को हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो दो नदियों के बारे में मैंने आपको बताया था जो रिफ्ट वैली से होकर बहती हैं, एक तो आपकी नर्मदा हो गई और एक आपकी ताप्ती हो गई, तो दोनों के बारे में आपको याद रखना है।
तथा जो नर्मदा नदी है किन दो पहाड़ों के मध्य से होकर बहती है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नर्मदा नदी आपकी विंध्य और सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर बहती है। वहीं आपकी जो ताप्ती नदी है यह आपकी सतपुड़ा और अजंता श्रेणी के मध्य होकर बहती है। तो दोनों ही आपकी भ्रंश घाटी की नदियां हैं, परंतु दोनों अलग अलग पर्वतों के बीच से होकर बहती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तथा दोनों जो है और खंभात की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा आपकी जो ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी के किनारे एक फेमस सिटी जिसका नाम है सूरत। सूरत गुजरात का जो फेमस शहर सूरत है, यह ताप्ती नदी के किनारे ही अवस्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हिमालय काट कर बहने वाली नदियाँ कौन सी है इसमें से? हिमालय को काट कर और बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी? यहाँ पे बहकर होगा, बहकर। तो हिमालय के उस पार से, मेनली प्रश्न में यही पूछा जा रहा है कि हिमालय को काट के, यानी कि हिमालय के उस पार से कौन सी नदियाँ बहकर आती हैं। तो हमने शुरू में भी इसके बारे में बात की थी, डिस्कस किया था इसके बारे में, कौन सी नदियाँ हैं। तो एक तो आपकी ब्रह्मपुत्र हो गई, एक आपकी सतलज हो गई और एक पे सिंधु हो गई, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तीनों के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी पहले ही, तो आप याद कर लीजिएगा। और निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी के द्वारा किया गया है? तो सबसे ज़्यादा जो पथ परिवर्तन यह किया गया है किस नदी के द्वारा? तो कोसी नदी को। इसके पथ परिवर्तन के कारण ही बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, कोसी नदी को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, अब मानस नदी किसकी उपनदी है? मानस नदी किसकी उपनदी है? तो मानस नदी जो है किसकी उपनदी है? फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। तो यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी यानी कि सहायक नदी है मानस। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। मैंने आपको ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को नहीं बताया था, तो फिर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, और नोट डाउन कर लीजिएगा। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी हो गई, भरेली हो गई, भरेली, सुबनसिरी हो गई, एक आपकी भरेली हो गई। भरेली को हम कामेंग के नाम से भी जानते हैं, भरेली को कामेंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा तीस्ता हो गई, मानस हो गई, दिबांग हो गई, लोहित हो गई, कापिली हो गई, धनसिरी हो गई, ये सभी आपकी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, जिनके बारे में आप याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी भूमि बंधित नदी यानी कि भूमि में ही विलीत हो जाती है, कौन सी नदी है? तो लूनी जो है आपकी भूमि बंधित नदी यानी कि अंतःस्थली नदी भी इसको आप कह सकते हैं, यानी कि यह भूमि में ही समाप्त हो जाती है। तो लूनी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया था कौन कौन सी अंतःस्थली नदी है। एक तो आपकी माछू हो गई, माछू हो गई, एक आपकी लूनी हो गई, एक आपकी घग्गर हो गई, ये सभी आपकी अंतःस्थली नदियों का एग्जाम्पल है, तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जा रहा है कौन सी है? तो गोदावरी हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोदावरी जो है सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन जो आपका यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? इसमें से कौन सी किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसमें से जो घाघरा नदी है इसका उद्गम आपको भारत में नहीं मिलेगा, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। घाघरा नदी आपकी कहाँ से निकलती है? तो घाघरा नदी आपकी तिब्बत से आती है, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और हिमालय में जो माप चांचुंगो, आप याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से लिखा आएगा आपका माप चा चुंगो। यह जो ग्लेशियर आपको मिलेगा कहाँ पर? तो तिब्बत में मिलेगा, यहीं से आपकी घाघरा नदी आती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो राप्ती हो गई, राप्ती हो गई, ये घाघरा की सहायक है। इसके बाद शारदा हो गई, शारदा भी इसकी सहायक है। इसके बाद आपकी सेती हो गई और बेरी, ये सभी आपकी सहायक नदियाँ हैं घाघरा की, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, इसमें से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? अगेन प्रश्न है, लेकिन नदियां अलग अलग दी गई हैं। तो इसमें से महानदी का उद्गम भारत में होता है, रावी का होता है, चिनाब का होता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है यह भारत में नहीं होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसमें से रावी का है, चिनाब का है, ब्यास का, लेकिन सतलज नदी का जो उद्गम है यह भारत में नहीं होता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये ब्रह्मपुत्र और सतलज ये दोनों जो नदियाँ आपकी हैं दोनों आपकी मानसरोवर झील के निकट से निकलती हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यानी कि दोनों तिब्बत से ही आती हैं, तिब्बत से ही इन दोनों का उद्गम है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी किस में मिलती है? यानी कि बेतवा किसकी सहायक नदी है? बेतवा किसकी सहायक नदी है?
तो जो बेतवा है ना, यह यमुना की सहायक नदी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। यमुना की सहायक नदी है बेतवा, तथा यमुना जो है यमुनोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती है। इसके बारे में आप देखिएगा। तथा इसकी दाएं मतलब राइट ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो दाएं से इसकी सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सिंध, तथा बाएं से इसकी किनार नदी सहायक नदी है हिंडन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। दाएं किनारे से इसकी जो सहायक नदियां हैं वो चंबल हो गई, बेतवा हो गई, सिंध हो गई, केन हो गई, ये सभी इसकी दाएं से सहायक नदियां हैं। और बाएं से इसकी यानी कि लेफ्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी है हिंडन नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, हिंडन नदी यमुना की सहायक नदी है। भारत में जो है सबसे ऊंची ज्वार भत्ती वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ती वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हुगली। आप इसे याद कर लीजिएगा, हुगली आपका राइट आंसर है। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? यानी कि ये सभी नदियां आपकी जो है पश्चिम की तरफ बहती हैं, यानी पश्चिम का मतलब क्या हो गया, ये सभी आपकी अरब सागर में जाकर गिर जाती हैं। तो इनमें से कौन सी नदी जो है दो पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है? तो इसमें से कौन सी नदी दो पर्वत श्रेणियों से होकर बहती है? तो नर्मदा। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं। तो एक तो आपकी हो गई कौन सी, एक आपकी बिंद पर्वत श्रेणी हो गई, एक आपकी सतपुड़ा। इन दोनों के बीच से होकर बहती है, भ्रंश घाटी प्रवाह करती है नर्मदा। तथा ये जो चारों नदियां ये अरब सागर में जाकर गिरती हैं। शरावती हो गई, और नर्मदा, माही, और आपकी कौन सी हो गई, ये सभी आपकी कहाँ पर गिरती हैं? तो ये आपकी गिरती हैं, ये सब आपकी पश्चिम वाहिनी नदियाँ हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा जो है गंगा में कहाँ मिलती है? तो भागीरथी और अलकनंदा गंगा नदी में देवप्रयाग में मिलती है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है, देवप्रयाग में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है। आप देखिएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है आपकी गोदावरी नदी। तो इसके बारे में आप देखिएगा, ऑप्शन आपका जो ए वाला यहाँ पे दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित हैं कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो उत्तर की ओर बहती है सोन नदी। इसके बारे में आप देखिएगा, जो सोन नदी है, सोन रिवर है, यह उत्तर की तरफ बहने वाली नदी है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सोन रिवर। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी इसमें से कौन सी नहीं है? तो इसमें से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। इसके अलावा आपकी जो मालप्रभा यह सहायक नदी है। मालप्रभा के अलावा घाट प्रभा इसकी सहायक नदी, लेकिन जो अमरावती है इसकी जो है सहायक नदी नहीं है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अमरावती जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। तब यह किसकी सहायक नदी है अमरावती? तो आप याद कर लीजिएगा, जो अमरावती है यह किसकी सहायक नदी हो जाएगी? कावेरी की। कावेरी की सहायक नदी है अमरावती। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी जो है कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके बाद कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी? मैंने आपको बताया था प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है कोसी, यानी कि जब यह नेपाल के रास्ते भारत में आती है तब स्टार्टिंग में इसको हम अरुण नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, कोसी नदी। तो दोस्तों, जो भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे भारत की नदियों से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो यह पसंद आएगा, आपके एग्जाम के लिए, पीटी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को रोकते हैं यहीं पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल की जो क्लास हमने शुरू की है पीईटी 2022 के लिए, उसका यह दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने भारत की सभी इम्पोर्टेंट नदियों को कवर किया था, तथा आज ये हमारा सेकेंड वीडियो है। आज हम विश्व की नदियों को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो नदियाँ आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, भारत और विश्व दोनों की। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे जो विश्व की नदियों से बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ज़रूरी सूचना मैं आप दे देता हूं। और अभी तक जो भी मैंने क्लासेस पीईटी के लिए पढ़ाई हुई हैं उनका पीडीएफ, पेड पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा
अगर आपको PDF चाहिए होगा तो PDF का यह दाम सामने लिखा गया है और आपको इतने में जो है सभी लगभग 9 महीने के करंट अफेयर्स 2022 के जनवरी से लेकर सितंबर तक के मिलेंगे। यूपी स्पेशल का PDF मिलेगा, GK GS का PDF मिलेगा सिलेबस के अनुसार और हिंदी का PDF आपको सिलेबस के अनुसार मिलेगा। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? तो आप याद कर लीजिएगा, तेल नदी जो है नाइजर नदी को हम कहते हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। यह अफ्रीका महाद्वीप की एक इम्पॉर्टेंट नदी है नाइजर नदी, इसको हम तेल नदी के नाम से जानते हैं, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। यह जो नाइजर नदी है यह नदी पाम ऑयल को ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिस कारण से इसे जो है पाम ऑयल रिवर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। किन किन देशों में यह बहती है आपकी नाइजर नदी, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो अफ्रीका के कुछ इम्पॉर्टेंट देश हैं जहां से नाइजर नदी बहती है। एक हो गया आपका गिनी, आप नोट डाउन करते चलिएगा, गिनी हो गया। इसके बाद माली हो गया, गिनी हो गया, माली हो गया। इसके बाद नाइजर हो गया, नाइजर, गिनी, माली, नाइजर। बेनिन हो गया, नाइजीरिया हो गया। इन सभी देशों से जो है होकर नाइजर नदी बहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सी यूरोपीय नदी जो है ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको उस यूरोपीय महाद्वीप की यूरोपीय नदी का नाम बताना है और जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इस नदी का नाम क्या है? तो इस नदी का नाम है और डेन्यूब नदी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। जो डेन्यूब नदी है यह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और कहाँ पर गिरती है? तो यह जाके गिरती है काला सागर में, यानी कि काला सागर में इसका मुहाना है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, डेन्यूब रिवर। तथा यह जो डेन्यूब रिवर है यह यूरोप महाद्वीप की काफ़ी इंपॉर्टेंट नदी है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। यूरोप महाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है डेन्यूब नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। साथ साथ में आप लोकेशन भी याद करते चलिएगा। यूरोप महाद्वीप की यह इम्पॉर्टेंट नदी है। तथा जो है यह किन किन देशों से होकर बहती है? तो कुछ इम्पॉर्टेंट देश हैं, लगभग 10 देश मान के चलिए, 10 देशों से होकर यह गुजरती है डेन्यूब नदी। कुछ इम्पॉर्टेंट देशों के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, रोमानिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, स्लोवाकिया हो गया, हंगरी हो गया, यूक्रेन हो गया, क्रोएशिया हो गया, सर्बिया हो गया। तो इन सभी देशों से होकर जो है डेन्यूब नदी बहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा यह जो आपके डेन्यूब नदी है इसके किनारे कुछ इम्पॉर्टेंट राजधानियां भी स्थित हैं। तो आप याद रखिएगा, वियना किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना इसी किनारे स्थित है। इसके बाद ब्राटिस्लावा भी जो है इसी के किनारे स्थित है। इसके अलावा बुडापेस्ट भी आपको इसी के किनारे मिलेगा। इसके अलावा बेलग्रेड जो है इसी के किनारे अवस्थित है डेन्यूब के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी, आप याद रखिएगा, ओल्गा नदी जो है यह रूस की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो ओल्गा नदी है यह यूरोप की सबसे लंबी नदी भी है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह नदी है वोल्गा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। मैकेंजी नदी की यहाँ पे बात हो रही है। मैकेंजी नदी कहाँ से निकलती है? एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, जो मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी नदी है, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। मैकेंजी जो है कनाडा की सबसे लंबी नदी है। तो इसी के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो यह कहाँ से निकलती है मैकेंजी नदी? तो मैकेंजी जो है यह निकलती है ग्रेट स्लेव झील से। इसके बारे में आप याद रखिएगा, ग्रेट स्लेव झील से निकलती है आपकी मैकेंजी नदी, जो कि कनाडा में है और यह कनाडा की सबसे लंबी नदी भी है मैकेंजी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपकी हो जाएगी अमेजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अमेजन जो है अपवाह क्षेत्र के मामले में और जल आयतन की दृष्टि से जो है विश्व की सबसे बड़ी व दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगर जल आयतन की बात हो, अपवाह क्षेत्र की बात हो, तो जल आयतन व अपवाह क्षेत्र के मामले में विश्व की सबसे बड़ी नदी है आपकी
अमेजन, लेकिन लंबाई के मामले में यह विश्व में दूसरे स्थान पे आती है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाती है नील नदी, जो है विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाती है, तथा दूसरे स्थान पे आपकी लंबाई के मामले में आती है विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजन। लेकिन अपवाह क्षेत्र के मामले में और जल आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तथा इसके बेसिन में जो है जो बायोडाइवर्सिटी वो सबसे अधिक देखने को मिलती है, जैव विविधता के मामले में जो है यह सबसे संपन्न मानी जाती है इसकी बेसिन, अमेजन नदी की बेसिन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा यह जो अमेजन नदी है कहाँ की प्रमुख नदी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। आप याद रखिएगा, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जो है प्रमुख नदी है अमेजन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ओबे नदी का उद्गम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ओबे नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। ओबे नदी का उद्गम स्थल यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो ओबे नदी का उद्गम स्थल है अल्टाई पर्वत। आप इसे याद कर लीजिएगा, अल्टाई पर्वत जो है इसका उद्गम स्थल है ओबे नदी का। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा रूस की यह इम्पॉर्टेंट नदी है ओबे, इसके बारे में भी आप याद देखिएगा। रूस की इम्पॉर्टेंट नदी है ओबे, तथा इसका जो उद्गम स्थल है वो अल्टाई पर्वत है, और इसका मुहाना कारा सागर में, यानी कि कारा सागर में जाकर गिरती है। कारा सागर आपको मिलेगा आर्कटिक सी में, तथा यहीं पे गिरती है ओबे रिवर। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और यह रूस की इम्पॉर्टेंट नदी है ओबे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीन का शोक जो है किस नदी को कहा जाता है, इसका जवाब आपको देना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चीन का शोक हम किस नदी को कहते हैं, तो वांग हो नदी को। आप याद रखिएगा, वांग हो नदी जो है इसको हम चीन का शोक कहते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वांग हो नदी को हम एलो रिवर के नाम से भी जानते हैं, कि यह जो नदी है यह एलो रिवर के नाम से भी जानी जाती है। तथा इसका उद्गम कहाँ से होता है वांग हो रिवर का, तो कुनलुन पर्वत से। आप याद देखिएगा, कुनलुन पर्वत जो है यहीं से जो है इसका उद्गम होता है वांगहो रिवर का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा वांगहो नदी को जो है चीन का शोक भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। नाइजर नदी किस खाड़ी में जाकर मिल जाती है, तो जो नाइजर नदी है जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह गिनी की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, गिनी की खाड़ी में नाइजर नदी जाकर गिर जाती है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और भारत की नदियों को जो मैंने पढ़ाया है इसमें मैंने गंगा के बारे में पर विस्तार में आपको बता दिया है। और यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी यहाँ पे आपसे पूछी जा रही है कौन सी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी वोल्गा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, वोल्गा जो है यह यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी यानी कि सबसे लंबी नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा वोल्गा। तथा इसका प्रवाहित क्षेत्र कौन सा है, रूस है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, मॉरे डार्लिंग नदी किस सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। मॉरे डार्लिंग नदी जो है किस सागर में गिरती है, यह ऑस्ट्रेलिया की इम्पॉर्टेंट नदी है। और मॉरे डार्लिंग सबसे पहली चीज़ तो आपको याद रखनी है, ऑस्ट्रेलिया की यह इम्पॉर्टेंट नदी है मॉरे डार्लिंग। और यह कहाँ पर गिरती है, तो यह जो है आपकी दक्षिण महासागर में जाकर गिरती है मॉरे डार्लिंग रिवर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह ऑस्ट्रेलिया की इम्पॉर्टेंट नदी है, काफ़ी महत्वपूर्ण यह नदी है। कई बार एग्जाम में इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो इसे आप याद कर लीजिएगा। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, जो नदी सागर तक नहीं पहुंचती हैं और रास्ते में ही लुप्त हो जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ऐसी नदियां जो सागर तक नहीं पहुंच पाती हैं और बीच रेगिस्तान में या बीच भूमि में ही लुप्त हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं अंतःस्थलीय रिवर। अंतःस्थलीय रिवर इनको कहा जाता है, यहाँ पे अस्थलीय होगा, अस्थलीय। तो अंतःस्थलीय नदियाँ उस प्रकार की नदियाँ होती हैं जो सागर तक नहीं पहुँच पाती हैं और बीच रास्ते में ही या रेगिस्तान में ही कहीं विलुप्त हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन, मैंने बात की थी। अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है। किस नदी को जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा जो है किस नदी को कहा जाता है,
तो राइन नदी आप याद कर लीजिएगा, राइन नदी को जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। यह नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो राइन नदी है यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, किन दो पर्वतों के मध्य होकर यह बहती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, आप इसे याद कर लीजिएगा, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का जो वास जेस पर्वत है, जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस का जो वास जेस पर्वत है, इन दोनों पर्वतों के मध्य से होकर बहती है आपकी राइन नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यानी कि यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद जर्मनी का जो बोन शहर है, आप याद रखिएगा, जर्मनी का बोन शहर और स्विट्जरलैंड का जो बेसल शहर है इसी के तट पर अवस्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। तो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है आपकी कांगो नदी, जिसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। आप इसे याद कर लीजिएगा, जो कांगो नदी है इसको हम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। यह भूमध्य रेखा को यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह कहाँ पर जाके गिरती है? तो यह जाकर गिरती है अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में जाकर गिर जाती है कांगो नदी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और यह जो है और किसको काटती है? तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तथा यह अफ्रीका महाद्वीप की इम्पॉर्टेंट नदी है। तो इसके बारे में आप बस इतना ही आपको याद रखना है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी हो जाएगी, लंबाई के मामले में विश्व की सबसे लंबी नदी आपकी नील नदी है। वहीं लंबाई के मामले में विश्व की दूसरी मैंने नदी बताई थी कौन सी है? अमेजन लंबाई के मामले में दूसरे नंबर पे आती है और पहले नंबर पे आपकी नील नदी आती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप की बहुत ही ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट नदी है नील नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, नील नदी जो है आपकी और कहाँ पर गिरती है? तो भूमध्य सागर में जाकर गिरती है नील नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा इसका जो अपवाह क्षेत्र है नील नदी का, यह उत्तरी सूडान और मिस्र में है। उत्तरी सूडान और मिस्र में जो है इसका अपवाह क्षेत्र है नील नदी का, इंपॉर्टेंट है। मौरे डार्लिंग नदी कहाँ पर बहती है? तो मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रेलिया की यह एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, मौरे डार्लिंग नदी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अमेजन और नदी का उद्गम स्थल पूछा गया क्या है? अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? तो एंडीज पर्वत से। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो एंडीज पर्वत है यहीं से आपकी अमेजन नदी निकलती है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एंडीज पर्वत से। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी आपकी हो जाएगी अमेजन नदी। जो चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बताई हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं। बोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? बोल्गा नदी जो है कहाँ पर गिरती है? फटाक से इसका आंसर हो जाएगा आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर में जो है आपकी वोल्गा नदी गिरती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कैस्पियन सागर में। तथा यह जो कैस्पियन सागर है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है, जो कैस्पियन सागर है यह खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और इसी में वोल्गा नदी गिरती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब बात यहाँ पे कैस्पियन सागर की है, तो कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कैस्पियन सागर से किन किन देशों की सीमा लगती है? तो कैस्पियन सागर से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। ये 5 देश आपके कौन कौन से हैं? तो रूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया, अजरबैजान हो गया और ईरान। ये 5 देश हैं जिनकी सीमाएं कैस्पियन सागर से टच होती हैं। तो इसको आप फार्मूले के साथ भी याद कर सकते हैं। फार्मूला आपका हो जाएगा, ट्रिक है एक प्रकार की, तारीख। तो तारीख से आप इन 5 देशों को याद कर सकते हैं जिनकी सीमा कैस्पियन सागर से लगती हैं। टी से आपका हो जाएगा तुर्कमेनिस्तान, ए से आपका अजरबैजान, के से आपका हो जाएगा कजाकिस्तान, आई से आपका हो जाएगा ईरान और यहाँ पे आर से आपका रसिया है ना, यहाँ पे आर है ना, TAR, तो आर से रसिया हो जाएगा, आई से ईरान हो जाएगा और के से आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। तारीख आप याद कर लीजिएगा। ये 5 देश इस प्रकार से आपके हो जाएंगे, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। इन 5 देशों की सीमाएं आपकी कैस्पियन सागर से लगती है। अगला प्रश्न आपके सामने है,
विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? तो विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी हम कहते हैं वांगहो नदी को। इसको जो है चीन का शोक भी कहा जाता है और यह जो है इसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। तो एडिशनल फैक्ट्स आपको साथ में याद करते हुए चलना है। दोस्तों जो भी एडिशनल फैक्ट मैं आपको बताते रहता हूं उनको आप कॉपी पे लेकर लिखा करिए। ये एडिशनल फैक्ट्स ही आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो लाल नदी है यह किस देश से होकर बहती है? आपसे पूछा जा रहा है लाल नदी किस देश से होकर बहती है? तो आप याद कर लीजिएगा, लाल नदी जो है आपकी वियतनाम से होकर बहती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन सी नदी जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है? अभी हमने इससे पहले बात की थी आपकी विषुवत रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो विषुवत रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही थी आपकी? तो कांगो नदी। जो कांगो नदी थी यह दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की नदी है। कांगो जिसको हम जायरे के नाम से जानते हैं वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और अटलांटिक सागर में गिर रही थी। यहाँ पे बात हो रही है मकर रेखा की। अब तो मकर रेखा कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो लिम्पोपो। आप याद कर लीजिएगा, जो लिम्पोपो नदी है यह मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और यह कहाँ कहाँ पर बहती है? तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है, बोत्सवाना में बहती है, जिम्बाब्वे व मोजाम्बिक में बहती है आपकी लिम्पोपो नदी। और यह जो है मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी। आप याद कर लीजिएगा, यूरोप की काफ़ी महत्वपूर्ण यह नदी है राइन नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और पूर्व में जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट इसके है और पश्चिम में फ्रांस का वासजेस पर्वत, यानी कि इन 2 पर्वतों के मध्य से होकर बहती है राइन नदी तथा यह भ्रंश घाटी प्रवाह करती है। किस नदी का जो उद्गम है भूमध्य रेखा के निकट से होता है? तो अफ्रीका महाद्वीप की जो सबसे प्रमुख नदी है नील नदी, इसका जो उद्गम है यह भूमध्य रेखा के निकट से होता है तथा यह विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, विश्व की सबसे लंबी नदी भी है आपकी नील नदी। तथा जो मिस्र देश है, मिस्र देश को हम नील नदी का वरदान कहते हैं। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, नील नदी का वरदान जो है किस देश को कहा जाता है? तो मिस्र देश को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इटली की गंगा। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? इटली की गंगा हम किस नदी को कहते हैं भैया? तो इटली की गंगा जो है पो नदी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इटली की गंगा जो है पो रिवर यानी कि पो नदी को कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तथा यह इटली की सबसे लंबी नदी भी है। जो पो नदी है यह इटली की सबसे लंबी नदी भी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद इटली की एक और इम्पॉर्टेंट नदी है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, टाइबर। टाइबर भी जो है इटली की इम्पॉर्टेंट नदी है। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, मिस्र की सभ्यता को जो है नील नदी का वरदान कहा जाता है। विश्व का जो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है किस नदी के किनारे स्थित है? तो विश्व का जो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है यह टाइबर नदी के किनारे ही अवस्थित है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, टाइबर नदी के किनारे अवस्थित है। वहीं इटली की जो राजधानी रोम है यह भी टाइबर नदी के किनारे ही अवस्थित है। यूरोप की कौन सी नदी को हम कोयला नदी के नाम से जानते हैं? यूरोप की कौन सी नदी है जिसको हम कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं? तो राइन नदी को हम कोयला नदी के नाम से भी जानते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महावेली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? आपको बताना है कि जो महावेली गंगा है यह किस देश की सबसे बड़ी नदी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर आपका होने वाला है श्रीलंका की। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, श्रीलंका की यह सबसे बड़ी नदी है और महावेली गंगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में महावेली गंगा से प्रश्न पूछा गया है, इसी कारण से इसको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया हुआ है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो महावेली गंगा नदी है यह श्रीलंका की और सबसे बड़ी नदी है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, महावेली गंगा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, लाल नदी किस देश में बहती है? तो मैंने आपको बताया था लाल नदी आपकी वियतनाम में बहती है। सीन नदी कहाँ पर बहती है? सीन नदी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि जो सीन नदी है कहाँ पर बहती है? तो सीन नदी आपकी फ्रांस में बहती है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, जो सीन नदी है आपकी कहाँ पर बहती है? तो सीन नदी जो है आपकी फ्रांस में बहती है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्रांस। तथा फ्रांस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है?
तो फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फ्रांस की जो राजधानी पेरिस है यह सीन नदी के किनारे ही अवस्थित है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, उस नदी का नाम यहाँ पे आपसे पूछा गया है, तो कोलोरेडो नदी। आप याद रखिएगा, जो कोलोरेडो नदी है यह समुद्र में मिलने से पूर्व जो है एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, कोलोरेडो नदी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तथा यह जो नदी है कहाँ की नदी है, इंपॉर्टेंट, तो जो कोलोरेडो नदी है यह 2 देशों में बहती है, यूएसए प्लस मैक्सिको, यानी कि यह उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप की इंपॉर्टेंट नदी है, और यह आपकी यूएसए प्लस मैक्सिको में बहती है आपकी कोलोरेडो नदी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसी नदी पर ही, कोलोरेडो नदी पर ही जो है हूवर और पार्कर बांध बनाए गए हैं। जो इम्पोर्टेंट बांध है ना, हूवर, एच होगा यहाँ पे, हूवर व पार्कर बांध, ये दोनों जो बांध है यह आपके बनाए गए हैं कोलोरेडो नदी पर ही, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा ग्रांड कैनियन एक बांध और है, ग्रांड कैनियन, यह बांध भी आपका कोलोरेडो नदी पर ही बनाया गया है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, तो डेन्यूब हो जाएगा। और किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ बहती हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियाँ किस देश में बहती हैं, तो इराक में, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इराक में जो है यूफ्रेटस और टिग्रिस ये 2 इंपॉर्टेंट नदियाँ बहती हैं, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट, कुछ सेलेक्टेड जो विश्व की नदियों के प्रश्न बन सकते थे उनको मैंने यहाँ पे कवर करवाया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके आने वाले एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम रोकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।